everyone, how are you all? As you know, this video is premiered. अभी ये लाइव वीडियो नहीं है, ये प्रीमियर हो रहा है. सो चलिए आज की कहानी अपन अपने मैटर से स्टार्ट करते हैं. काफ़ी कुछ हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया है, बट एज यू नो दैट यू आर ऑन आवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएसी. जिन जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें. लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ. माई नेम इज़ मुदर सैफी. मैंने अपना बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से और एमएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है. 5 साल से भी ज़्यादा का मुझको कॉम्पिटिव एग्जाम्स में टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड आई हैव मेंटर्ड प्लेंटी ऑफ एनटीएसी आईजीएसओ जीट एंड नीट स्कॉलर्स. पहले मैं कोटा में फैकल्टी था, ठीक है, और अब तो मैं आपके सामने हुई. तो मेरे टाइम स्लॉट के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं. टाइम स्लॉट कुछ इस तरीके से है कि 5 बजे आज आप मेरा कौन सा लेक्चर पढ़ रहे हैं, मैटर, ठीक है, और बाकी नेक्स्ट ऑल्टरनेट डेज में क्या चलता है, कार्बन. यानी कि आज आप मैटर पढ़ रहे हैं, अब क्या चल रहा होगा, नेक्स्ट क्लास में क्या आएगा, आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. फिर नेक्स्ट क्लास में आपको क्या मिलेगा, मैटर. तो इस तरीके से हमारी क्लासेस मूव करेंगी और ये मेरे टाइमिंग का स्लॉट है. अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक स्लॉट और बताऊं कि 10:30 AM पे मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो वो भी यार आकर के ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है ना. 10:30 AM पे मेरी क्या रहती है, स्पेशल क्लासेस है, तो वो भी आप आकर के ज्वाइन कर लिया करो. और उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यार मैं उनको बता दूं कि 12 PM पे मेरी एक और स्पेशल क्लासेस रहती है जो कि रहती है रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर. सो दैट वुड बी बेटर कि अगर आप वहां पर आते हो. तो ये क्लास मेरी कौन सी है, रिएक्शन मैकेनिज्म की, ठीक है. तो स्पेशल क्लासेस के लिए आपको करना क्या होगा कि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे. इंस्टॉल कर देने के बाद आप पूरा प्रोसेस करें, कर्सर को फाउंडेशन एंड एनटीएससी पे ले लें और मुझे सर्च करें बाय द नेम मुदर सैफी. तो होगा ये यार कि जैसे ही आप मुझको सब्सक्राइब कर लोगे ना, मेरे चैनल को आप जैसे सब्सक्राइब कर लोगे, मतलब यहाँ पे नॉट चैनल, यहाँ पे आप जब मेरे को सब्सक्राइब कर लोगे मुदर सैफी से, तो जो भी नोटिफिकेशन है, मतलब कि मेरी स्पेशल क्लासेस कब कब आ रही हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगे और टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहेगा कि मेरी क्लासेस का शेड्यूल कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है. विल दैट बी बेटर, राइट. अब देखिए, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टू टेक द सब्सक्रिप्शन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मतलब कि आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, है ना. सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. बेनिफिट्स ये हैं कि आपके साथ लाइव क्लासेस होती हैं. लाइव क्लासेस के बाद हर थर्ड सेशन एक डाउट सॉल्विंग सेशन होता है. इसी सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ वो डाउट सॉल्विंग सेशन ही नहीं है, इसके बाद मल्टीपल एजुकेटर्स का एक्सेस. यानी फाउंडेशन एंड एनटीएसी अगर आपने ऑप्ट किया है एज अ चैनल, तो फाउंडेशन एंड एनटीएसी पे जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं इंक्लूडिंग मी, सारे के सारे आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे. आप सबको एक्सेस कर सकते हो और सभी से पढ़ सकते हो. एक और बेनिफिट क्या रहता है कि आपको नोट्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिल जाएंगे. पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगा और कंप्लीट लर्निंग मटेरियल यहाँ से अवेलेबल होगा. तो आपके लिए ये हेडेक भी खत्म हो जाएगा कि यार लर्निंग मटेरियल तो आपको मिल ही गया. तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, आई वुड से, ठीक. फिर उसके बाद टाइम टू टाइम क्विजेस हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट हैं. तो इससे आप ये चेक कर सकते हो कि आप कंपटीशन में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि क्विज भी होंगे, टेस्ट भी होंगे, और उसके बिहाफ पर आपको आपके रैंकिंग्स भी बताए जाएंगे कि यार आपकी रैंकिंग चल क्या रही है क्विजेस वगैरह के अंदर. सो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन. तो जैसे ही आप करेंगे, पेमेंट मोड करेंगे, तो आपको कोड डालना होगा क्या, MDS10, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. यार ये आपने हर जगह ही देखा होगा कि हर एजुकेटर आपको यही बताएंगे कि हमारा कोड यूज करेंगे, MDS10 मिल जाएगा, ठीक है. तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और अगर आप इसके और भी बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें @its MDS10 पे. ये मेरा यूजर आईडी है टेलीग्राम का. और जो मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, वो क्या है, मुदर सैफी के नाम से. तो मुदर सैफी जो मेरा चैनल बना हुआ है ना, वहां पर भी आकर के आप लोग फटाक से सब्सक्राइब कर लो. वहां पे मैंने कुछ बुक्स वगैरह डाली हैं और मैं डेली अपडेट डालता रहता हूँ. सो दैट वुड बी बेटर कि आप वहां पर आ जाएं. ये साथ ही साथ आप देखो बहुत सारे और भी प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. 1 मंथ है, 3 मंथ है, 6 मंथ है, ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है. ये दोनों ही इकोनॉमिकली भी और कंसेप्चुअली सही प्लान्स हैं, क्योंकि यार किसी की भी प्रिपरेशन दिस इज इम्पॉसिबल कि वो 1 या 3 महीने में कर ले, ठीक है. 6 महीना ऑब्वियसली वो स्टूडेंट ले लेंगे जो अभी से लेट हो जाएंगे 10th में,
और वो पहुंच जाएंगे किधर, वो पहुंच जाएंगे आगे, यानी कि दिसंबर तक अगर ले रहे होगे तब जाकर के आपको 6 मंथ वाला प्लान सूटेबल रहेगा, और अदरवाइज तो ये 6 मंथ वाला प्लान आपके लिए सूटेबल नहीं है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि यार 12 मंथ वाला लो। तो वो स्टूडेंट्स जो एनटीएससी में है या फिर जो 10th में है वो लोग कौन सा लें, 1 ईयर वाला प्लान। और ऑल दोज स्टूडेंट जो अभी 8th और 9th में है, ठीक बात है, 8th 9th में है या फिर प्री एनटीएससी या फिर एनएससीजेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कौन सा ले लेंगे, 2 ईयर वाला प्लान। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा कि आपके लिए 2 ईयर वाला प्लान हो। और आप कोड क्या यूज करेंगे, MDS10। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, आप और कुछ जानना चाहते हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो। कैसे, @its MDS10, ये मेरा टेलीग्राम पे यूजर आईडी है ना। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लोगे, सो आसानी हो जाएगी आपको भी समझने में और मुझे और समझाने में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस टॉपिक के बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे, जिसमें से अब हमको स्टार्ट करना है किस पे, इवापोरेशन से। तो चलो बिना कुछ देर किए मैं सीधे इवापोरेशन पर आता हूँ। इवापोरेशन क्या है, ये इवापोरेशन एक फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे, है ना, लेस देन बॉइलिंग पॉइंट पे जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको इसे वाटर के सेंस में बताऊं तो इवापोरेशन आप कैसे समझ सकते हो। यार देखो, आप इमेजिन करो कि जैसे जब फ्लोर को साफ किया जाता है, मानो फ्लोर को धो दिया गया, पानी से धो दिया गया, तो होगा क्या कि जो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है कि वो फ्लोर सूख भी जाता है, क्योंकि पानी से धोया है तो वो क्या होगा, फ्लोर थोड़े टाइम बाद सूख जाएगा। तो प्रोसेस क्या हुआ वहां, प्रोसेस कौन सा चल गया यार, इवापोरेशन चल गया। क्यों, क्योंकि लेस देन बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मुझको पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि फ्लोर को सुखाने के लिए फ्लोर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करना पड़ा होगा, क्या ऐसा हुआ, ताकि जितना भी लिक्विड है वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाए बाय द प्रोसेस बॉइलिंग। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, जबकि हुआ ये है कि यहाँ एक प्रोसेस चला, जिस प्रोसेस में क्या हुआ, लिक्विड से कन्वर्जन मिल गया किसमें, वेपर में, और वो भी लेस देन बॉइलिंग पॉइंट पे। वो भी कहाँ मिला है, लेस देन बॉइलिंग पॉइंट। तो लेस देन बॉइलिंग पॉइंट पे ये प्रोसेस हो गया कि यार ये लिक्विड से कन्वर्ट हो गया वेपर में। नाउ वी आर टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। हम इस फिनोमेना को बोलते हैं क्या, इवापोरेशन। इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है कि बॉइलिंग जो होता है ये एक बल्क प्रोसेस है, ठीक है। बॉइलिंग क्या है, एक बल्क प्रोसेस है। जबकि अगर इवापोरेशन को कंसिडर करेंगे तो इवापोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना, ठीक है। इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना, जबकि बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमेना। नाउ इवापोरेशन होगा कैसे, जैसे आप इमेजिन करो कि ये सरफेस है और यार इस सरफेस के ऊपर पानी पड़ा हुआ है। ये देखो, इस सरफेस के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है, H2O मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। किस फॉर्म में है यार, ये है अभी लिक्विड फॉर्म में, ठीक बात है, ये लिक्विड फॉर्म में। होता क्या है, होता ये है कि जो इस पानी का अपर सरफेस है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, हम इसको क्या कह देंगे कि अपर सरफेस है पानी का। मैं पानी के अंदर के पार्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पानी के ऊपर वाले हिस्से की। तो ये जो पानी का ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाले हिस्से पे क्या होता है कि बाहर से जो एनर्जी आ रही होती है ना, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, और अल्टीमेटली ये बाहर का जो वाटर मॉलिक्यूल है, मान लो वो ये रहा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। और ये यहां से उड़ जाएगा और उड़ के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर के अंदर, ठीक। लेकिन मैंने इसको टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया, यानी कि ये लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही किस पे कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया, विदाउट गिविंग टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों, क्योंकि सरफेस पे जो पार्टिकल था ना, वो सरफेस का पार्टिकल ने क्या किया कि वो सरफेस के पार्टिकल ने ही एनर्जी गेन करके और अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये इसमें आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने इसको जो नाम दिया है सरफेस फिनोमेना, वाई वी नेम्ड इट एज सरफेस फिनोमेना, क्योंकि जो भी वाटर मॉलिक्यूल है वो जो जा रहे हैं वो किधर से जा रहे हैं, वो इस सरफेस पे से उड़ के जा रहे हैं। दिस इज वाई हम इसको बोलते हैं एक सरफेस फिनोमेना। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं।
फैक्टर्स अपन किस चीज को बोलेंगे? जो अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं? अफेक्टिंग फैक्टर्स हमेशा वो होते हैं जिन फैक्टर की वजह से कोई रिजल्ट चेंज हो जाए, जिन फैक्टर की वजह से जो हम चाहते हैं वो ना हो और कुछ और होने लग जाए, उसके लिए हम बोलते हैं कि फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं किसको? इवापोरेशन को। तो चलिए सबसे पहला फैक्टर देखते हैं और वो कौन होता है? टेम्परेचर। सपोज करो कि हाई टेम्परेचर है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं समर सीजन की। समर है, समर्स चल रहा है, और हमने क्या किया कि एक सरफेस है, उस सरफेस को धोया पानी से। जब इस सरफेस को हमने पानी से धोया ना, इस सरफेस को जब हमने पानी से धोया, तो पानी से धोने पे क्या हुआ कि गर्मी का टाइम था तो ये फटाक से सूख गया। लेकिन इमेजिन करो कि अगर लो टेम्परेचर होता, यानी कि विंटर सीजन होता, तो विंटर सीजन में क्या होता? टेम्परेचर कम होने की वजह से इसका इवापोरेट होना थोड़ा सा मुश्किल था। हालांकि वहां पे ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर दूसरा चलने लगता है। मैं सिर्फ एक जनरल एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो हायर टेम्परेचर पे तो पानी जल्दी से उड़ जाएगा, लेकिन जहां पे टेम्परेचर कम होगा वहां पे पानी आसानी से उड़ने वाला नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे आ जाता है वो कौन आ जाता है? टेम्परेचर। कि यार ये टेम्परेचर की वजह से ऐसा होने लगता है। तो हम क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन भी होगा। ऐसा क्यों? रीजन बड़ा सिंपल है। बिकॉज जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाते के साथ ही जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो बढ़ने लगती है। और इसके बढ़ने लगने की वजह से वो जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या आने लगती है? रैंडमनेस। और रैंडमनेस आने की वजह से क्या होता है? ये लिक्विड से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? वेपर के अंदर। ठीक बात है यार, ये बात आपको आ गई समझ में? तो ये तो था किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। कि सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करता है? अच्छा, सरफेस एरिया के लिए आप लोग एक बात समझ लो, दैट रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। रेट ऑफ इवापोरेशन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? सरफेस एरिया के। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन। आप सोच करके देखो कि आपने पानी एक बाल्टी में भरा हुआ है, एक बकेट के अंदर पानी भरा हुआ है H2O। कितना है भाई साहब? 1 लीटर पानी है, 1 लीटर है। मैं ये चाहता हूं कि यार ये पानी रखे रखे उड़ जाए। क्यों? क्योंकि इसका इवापोरेशन हो जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि मैं इस बकेट को ढोल दूं। कहाँ ढोल दूं? एक सरफेस पे। मतलब कि एक बहुत बड़ा सा सरफेस है, मैंने इस पूरे पानी को ढोल दिया। अब ये पानी पूरा बिखर चुका है। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ यार, पानी सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों में से कहाँ जल्दी उड़ जाएगा? तो कोई भी आंसर दे देगा कि यार बी में आसानी से उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी फैल गया है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो गया है, जिस वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। तो हम सीधा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट रेट ऑफ इवापोरेशन, ये जो है सीधा सीधा प्रोपोर्शनल हो जाता है। किससे प्रोपोर्शनल हो जाता है? सरफेस एरिया से। इज दिस क्लियर यार? नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अच्छा, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसमें बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन भी जनरेट हो ही जाता है। मैं कहूँ कि रेट ऑफ इवापोरेशन की बात है, रेट ऑफ इवापोरेशन, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। रेट ऑफ इवापोरेशन जो होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? ह्यूमिडिटी से। मतलब कि ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी उतना कम रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, या कि जितना ज्यादा इवापोरेशन हो रहा है इसका मतलब कि ह्यूमिडिटी वहां उतनी ही कम है। यार देखो, आपने सुना होगा विंटर सीजन में, विंटर सीजन में आप क्या लगाते हो? मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हो। आपने देखा होगा यार, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम कब लगाए जाते हैं? विंटर सीजन में। कभी भी आप समर सीजन में मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं लगाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि हो क्या रहा है कि विंटर के अंदर है ना, मॉइस्चर कम हो जाता है। विंटर में मॉइस्चर कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मानो एयर है और टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम है, तो एयर के अंदर का जितना भी H2O है ना, गैसियस फॉर्म में, यार वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? H2O लिक्विड में।
यानी जो एयर है वो पूरी तरीके से अब क्या हो चुकी है, ड्राई। चलो पूरी तरीके से ना बोले, लेकिन कम तौर पर क्या हो चुकी है, ड्राई। और जबकि एयर क्या हो चुकी है यार, ड्राई, तो उसके अंदर वाटर नहीं है, यानी कि गैसियस फॉर्म का जो वाटर है वो अल्टीमेटली किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। तो एयर में वाटर नहीं है। अब क्या होगा कि जब वो एयर आपके स्किन से टकराएगी, मतलब कि वो एयर आई और आकर के आप किससे टकराएगी, स्किन से। तो स्किन पे जो H2O लगा हुआ है वो पूरा का पूरा H2O कहाँ डिफ्यूज हो जाएगा, एयर में। अल्टीमेटली जो आपकी स्किन है वो आपकी स्किन क्या हो जाएगी, ड्राई। हाँ, है ना। तो इस ड्राइनेस को बचाने के लिए, क्योंकि हम उस एयर को अपने आप से टकराने के लिए रोक तो सकते नहीं है, तो इस ड्राइनेस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं यार, कि ये ड्राई ना हो जाए, एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं। आता है ना वो एडवर्टीजमेंट एक, कहीं ये ठंडी हवा आपके चेहरे की नमी ना चुरा ले। तो कौन सी नमी चुरा रही है, ये वाली नमी चुरा रही है, कि यहाँ से क्या उठा के ले जाता है, H2O। तो याद रखिएगा यार कि विंटर सीजन में होता क्या है, मैं कहूँ H2O तो है नहीं एयर के अंदर, इसीलिए वहां पे जो ह्यूमिडिटी होती है वो ह्यूमिडिटी क्या होती है, वेरी लो। सो दस दिस इज वेरी क्लियर कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो होता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। क्लियर। फिर अगली बात आती है किसकी, विंड स्पीड की। दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग। यार आप देखो, आपने क्या किया, मैं विंड स्पीड की बात बता दूं कि क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन से इसका रिलेशनशिप, कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। मतलब कि जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन भी होगा। दिस इज लाइक कि यार कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर पानी पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूं कि सरफेस जल्दी से जल्दी सूख जाए। तो अगर इस सरफेस को सुखाना है ना, तो बहुत सी बार क्या किया जाता है, आपने देखा होगा यार, कि फैन ऑन कर देते हैं सरफेस को जल्दी जल्दी सुखाने के लिए। तो जैसे ही फैन चलेगा तो यहाँ पे क्या आने लग जाएगी, विंड। और जब विंड आएगी तो वो यहाँ का जो लिक्विड पार्टिकल है उसको अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर देगी, वेपर में। क्यों? क्योंकि इससे एनर्जी मिलेगी इसे, और पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, या कि मैं कह दूं कि वेपर में। और जैसे ही ये होगा तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं, ये सरफेस के मॉलिक्यूल अल्टीमेटली लिक्विड से किस में टर्न होने लगेंगे, वेपर में। And this we say that the rate of evaporation is directly proportional to wind speed के directly proportional है। Is this clear? Then next is nature of substance, कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है। जैसे ऐसे सब्सटेंसेस जिसके बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ऐसे सब्सटेंसेस जिसके बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं, वो क्या होगा कि इजीली इवेपोरेट नहीं होंगे। ठीक बात है। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट जिसके बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके बॉइलिंग पॉइंट हाई है, वो आसानी से इवापोरेट नहीं होंगे। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनके बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं कहूं कि लो हैं, कमजोर हैं, वो बहुत इजीली इवापोरेट हो जाएंगे। ये इजीली इवापोरेट नहीं हो रहे हैं, जबकि ये क्या हो जाएगा, आपका इजीली इवापोरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से बातें नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पे डिपेंड करती हैं। आ गई यार ये बात समझ में आपको? लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। वो मैं बताना चाहता हूँ दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस। मतलब हम साथ ही साथ यहाँ पे ये भी पढ़ के चले, मैं आपको बता दूं डिफरेंसेस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। क्या डिफरेंस है? तो देखो, इवापोरेशन किसको बोलते हैं और बॉइलिंग किसको बोलते हैं, आपको पता ही है ऑलरेडी, बस हम डिफरेंसेस एक बार मेजर कर रहे हैं। कि इवापोरेशन जो है ना, ये है, इट इज अ सरफेस फिनोमेना। ये क्या चीज होती है? ये है एक सरफेस फिनोमेना। जबकि बॉइलिंग क्या होता है? इट इज अ बल्क फिनोमेना। समझ गए आप? ये कौन सा फिनोमेना है? एक बल्क फिनोमेना है। इवापोरेशन की अगर बात करें, नेक्स्ट इज दैट इट ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर।
इट ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर, और वो ऑल टेम्परेचर कौन से होंगे, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम पे हर टेम्परेचर पे ये हो जाता है। जबकि बॉइलिंग के लिए क्या है, इट ऑकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है। समझ गए। फिर रेट ऑफ इवापोरेशन जो है, हमने पढ़ा कि रेट ऑफ इवापोरेशन किन किन चीजों पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, विंड स्पीड पे डिपेंडेंट है, इसके अलावा और क्या पढ़ा, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है, सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंडेंट है। इन सारी चीजों पर डिपेंडेंसी बनती है किसकी, इवापोरेशन की। लेकिन बॉइलिंग इनमें से किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। बॉइलिंग सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट है कि आप जो टेम्परेचर है वो वाटर का डिग्री सेल्सियस में कितना कर दिया जाए, 100 डिग्री सेल्सियस, ताकि जो वाटर है वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन से जो कूलिंग हो रही है वो क्या होती है, तो मैं इसका आपको एक बहुत सटीक सा एग्जांपल देता हूं। एक मिनट। हाँ, तो हम किधर थे, कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। यार देखिए, इवापोरेशन में होता क्या है कि लिक्विड है, अल्टीमेटली लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। मुझे पता है वेपर जो है ना, वेपर की एनर्जी, वेपर की जो एनर्जी है वो ज्यादा है कंपैरेटिव किसके, कंपैरेटिव लिक्विड के। मतलब कि लिक्विड का जो एनर्जी है, लिक्विड का एनर्जी इज लेस एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ वेपर। तो लिक्विड जब तक सरफेस पर है, मानिए सरफेस है और यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, तो जब तक यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड क्या कर रहा है कि अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक काम ये भी कर रहा है कि ये सरफेस से एनर्जी ले रहा है। भाई ये ऊपर से जो इसको मिल रही है एनर्जी वो तो मिल ही रही है, साथ ही साथ इसको एनर्जी किधर से ही मिल रही है, या नीचे से ही मिल रही है, और ये नीचे से एनर्जी लेकर के जा रहा है। तो यानी कि ये ले तो किसकी एनर्जी जाके रहा है, सरफेस की एनर्जी ले जा रहा है। और जब ये सरफेस की एनर्जी ले जाएगा तो सरफेस का जो अल्टीमेट टेम्परेचर है फिर वो क्या हो जाएगा, कम। और जैसे ही सरफेस का अल्टीमेटली टेम्परेचर कम हो जाएगा, हमको वो कैसा फील होने लगेगा, कूल। हमको ऐसा लगेगा ठंडा हो गया है, मतलब कि जो सरफेस है वो सरफेस कैसा हो चुका है, अब ठंडा हो चुका है। सो दिस इज द कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। अब इसका एग्जांपल देखो, आप कभी ऐसा करो कि आप अपने हाथों पे, है ना, कुछ बूंद गिरा करके देखना। जैसे किसकी बूंद हो सकती है वो, स्पिरिट हो गया, ईथर हो गया, या फिर पेट्रोल मान लो, पेट्रोल हो गया। तो ये सारे वो सब्सटेंसेस हैं जिनका इवापोरेशन बहुत जल्दी होता है। आपको ये फील होगा कि आपके हाथ में कुछ ठंडा ठंडा सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ठंडा ठंडा लगने का कारण ये है कि स्पिरिट है, इवापोरेट हो गई, हाथ ठंडा कर दिया, ईथर है, इवापोरेट हो गया, हाथ ठंडा कर दिया। तो आपको ऐसा फील होने लगेगा कि यार मेरे को हाथ में कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है, क्योंकि इवापोरेशन हो रहा है। और पीछे क्या करके जा रहा है, पीछे वो करके जा रहा है कूलिंग। फिर उसके बाद जैसे इसका अगला एग्जाम्पल, स्वेटिंग। आपको कभी पसीना आए, तो पसीना आए तो देखना यार, जैसे आप थोड़ी सी भी हवा में जाओगे ना, हवा में जाते के साथ ही आपको बहुत ठंडा फील होगा, कूल फील होगा। रीजन, रीजन इज वेरी सिंपल। रीजन ये है कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। एनर्जी किधर से ले रहा है, आपकी बॉडी से, और बॉडी से लेकर के कन्वर्ट हो गया वेपर में। तो अल्टीमेटली उसने आपकी बॉडी की एनर्जी कम कर दी, तो आपको क्या फील होगा, ठंडा फील होगा, क्योंकि उसने बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर क्या कर दिया, कम। याद रखना, बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं हो सकता, वो तो 37 डिग्री सेल्सियस ही है, ये कांस्टेंट है। लेकिन बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर एक टाइम के लिए उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, राइट। फिर इसका अगला एग्जांपल ये कि आपने ये भी नोट किया होगा कि समर सीजन में हम लोग ज्यादातर कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। रीजन क्या है कॉटन के कपड़े पहनने का, कि यार जब कॉटन का क्लॉथ है ना, कॉटन क्लॉथ ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, आपका स्वेट। इसने जैसे स्वेट एब्जॉर्ब किया, अब इसके ऊपर क्या पड़ी, एयर, जिस वजह से इस पे एयर पड़ने से उस स्वेट का क्या हो गया, इवापोरेशन। जैसे ही उस स्वेट का इवापोरेशन हुआ तो उस सरफेस का टेम्परेचर क्या हो गया, कम। तो सरफेस का टेम्परेचर कम होते के साथ ही जो बॉडी है ना, उस बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम। और अल्टीमेटली आपको क्या फील होने लगेगा, कूल। मतलब कि आपको अपने सरफेस पे कूलिंग फील होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सरफेस अब ठंडा हो गया। इसीलिए इट इज एडवाइज्ड, मतलब इसीलिए ना, यही रीजन है कि ये एडवाइस किया जाता है
कि यार समर सीजन के अंदर आप लोग कौन से कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, कॉटन के अलावा कुछ भी ना पहने। बिकॉज कॉटन क्या कर सकता है, कॉटन के पास एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी होती है। आपने शायद 8th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये कौन सा फाइबर है, नेचुरल फाइबर। और अधिकतर आप जितने भी नेचुरल फाइबर देखोगे, सारे नेचुरल फाइबर के पास ये वाली टेंडेंसी तो है कि वो क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर को। दे कैन एब्जॉर्ब वाटर। और क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना यार, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन। समझ में आती बात। और इवापोरेशन हो जाने की वजह से अल्टीमेटली बॉडी का टेम्परेचर होगा कम और आप क्या फील करोगे, कूल। आई गेस दिस इज क्लियर और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देखो इसका एक और एप्लीकेशन, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कॉल्ड वाटर। वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं ना ग्लास के सरफेस पे आइस कॉल्ड वाटर में, जैसे कि ये ग्लास है, ठीक है, और इसमें क्या है, पानी है, मतलब कि बर्फ, बर्फ वाला पानी है। आपने ये देखा होगा कभी कि इसका जो सरफेस है, इसके सरफेस के ऊपर आपको क्या मिल जाएंगे, वाटर के ड्रॉपलेट मिल जाएंगे यहाँ। रीजन क्या है, रीजन बड़ा सिंपल है कि H2O जो होता है किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। ये वेपर के फॉर्म में जो H2 है ना, ये जाता है और जाके ग्लास से टकराता है। जैसे ये जाकर के ग्लास से टकराएगा तो अल्टीमेटली ये वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा यार, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर का जो वेपर है इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। जैसे ये टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा कि H2O अपनी पूरी एनर्जी किसको दे देगा, इस ग्लास को। H2O जैसे ही अपनी पूरी एनर्जी इस ग्लास को दे देगा तो उसके पास वेपर बने रहने की एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कॉल्ड वाटर। इज दिस क्लियर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ी आसानी से समझ में आ गई होंगी, है ना। तो मैं इस प्रोसेस को आपके लिए एक बार फिर से रिपीट किए देता हूँ कि इवापोरेशन को हमने क्या कहा और उसके फैक्टर्स क्या बताए जो इफेक्ट कर रहे हैं। इवापोरेशन जो कि एक सरफेस फिनोमेना है, वाटर का मॉलिक्यूल सरफेस से एनर्जी लेगा और सरफेस से एनर्जी लेकर के अल्टीमेटली लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होगा, सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और वहां पे क्या होगा कि कूल फील होगा। फिर हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा, बिकॉज रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि रेट ऑफ इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जब क्या होगा कि रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा, राइट। देन कम्स अबाउट ह्यूमिडिटी। तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ह्यूमिडिटी के। मतलब कि जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही कम रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। वाई, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विंड स्पीड के। विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही ज्यादा होने लग जाएगा, राइट। देन नेचर ऑफ सब्सटेंस, और ये हमने पढ़ लिया कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका इवापोरेशन बहुत आसानी से नहीं होता, उसके इवापोरेशन में उतनी ही प्रॉब्लम्स आती। देन कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। तो क्या होगा यार, जैसे जैसे इवापोरेशन होता जाएगा ना, टेम्परेचर कम होगा, इस वजह से क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी। तो उसके कुछ एग्जांपल्स में ये कि हम क्या वियर करते हैं समर सीजन में, कॉटन क्लॉथ। क्योंकि कॉटन क्लॉथ क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वहां पे क्या होने लगता है, इवापोरेशन, जिसकी वजह से टेम्परेचर हो जाता है कम और वो क्या फील करने लगता है, कूल फील करने लगता है, राइट। ये जो आइस कंटेनिंग ग्लास है, इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे जाके H2O स्ट्राइक करता है और अल्टीमेटली ये वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इज दिस क्लियर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बचता है यार, दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक, मैं आपको कुछ डिटेल्स में इसके बारे में बता देता हूँ। वो ये है कि आप मेरे चैनल पे आके सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें वो मिल जाएंगी। दिस इज माई कोड MDS10, आप इसको यूज़ कर सकते हैं to avail the 10% discount. Subscribe the channel if you have not. Hit the bell icon so that you could get the notification when I am live. Like the video. Do like the video. Thanks to all of you.
यहाँ से विल बी स्टार्टिंग ऑन नेक्स्ट क्लास, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।